डिस्कशन में हमने समझा कि किस तरह के टेस्ट होते हैं, उनको किस तरह से हम लोग क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं इन टेस्ट को प्रैक्टिकली किस तरह से हम अप्लाई करते हैं। इनका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हम समझेंगे, कुछ एक एग्जांपल समझेंगे। ठीक है, तो पहले आपने जो देखा टेस्ट फॉर हाइपोथेसिस, इसमें हमने दो कैटेगरी बांटी है बेसिकली, एक पैरामेट्रिक टेस्ट, एक हम पढ़ेंगे नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। ठीक है, नॉन पैरामेट्रिक और पैरामेट्रिक का डिफरेंस हमने लास्ट टाइम समझा कि जहां जो सैंपल्स में जो यूनिट्स हैं, ठीक है, वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, या जो सैंपल जिस पॉपुलेशन से ड्रॉ किया गया है वो पॉपुलेशन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। पॉपुलेशन के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज हमें पता है, पॉपुलेशन के पैरामीटर के बारे में हमें कोई नॉलेज है, वहां पैरामेट्रिक टेस्ट लगाते हैं, नहीं तो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। ठीक है, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट का एक और भी नाम है डिस्ट्रीब्यूशन फ्री टेस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन फ्री टेस्ट। ठीक है, यानी कि चाहे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सब जगह लागू हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन थोड़े से कम पावरफुल होते हैं। पहली हमारी कोशिश पैरामेट्रिक टेस्ट लगाने की होती है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जहां तक हो। हाँ, अगर पॉसिबल नहीं है तो फिर हम नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट की तरफ जाते हैं, बाकी पढ़ने हमें सारे हैं। ठीक है, और ये जो पैरामेट्रिक टेस्ट है इसको भी हम आगे दो कैटेगरी में बांटकर पढ़ेंगे। एक हम पढ़ेंगे टेस्ट ऑफ एट्रीब्यूट्स, और दूसरा हम पढ़ेंगे टेस्ट ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है, टेस्ट ऑफ एट्रीब्यूट्स बेसिकली होता है नंबर एंड प्रोपोर्शन। आज हम इसी से ही शुरुआत करने वाले हैं, इसलिए इसमें मैं बहुत ज्यादा टाइम अभी नहीं लगा रहा हूं, क्योंकि हमें समझना यही है। एट्रीब्यूट्स का मतलब हमने जब हम जो है एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स पढ़ रहे थे, तो वहां हमने एट्रीब्यूट्स का मतलब समझा था कि जिनको आप सिर्फ काउंट कर सकते हो, उनकी प्रेजेंस या एब्सेंस देख सकते हो। ठीक है ना, मेजर जहां नहीं कर सकते, जहां उनको माप नहीं सकते कि वो कितना है। जैसे हमने बात की थी कि ऑनेस्टी, तो ऑनेस्ट को हम ये कह सकते हैं कि हाँ भाई वो ऑनेस्ट है या ऑनेस्ट नहीं है, लेकिन वो इतना ग्राम ऑनेस्ट है या इतने मीटर ऑनेस्ट है ये कहना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहां उसके लिए कोई मेजरमेंट टूल्स हमारे पास नहीं होता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ यहाँ पर नंबर ऑफ सक्सेस या प्रोपोर्शन ऑफ सक्सेस के बेस पर क्वेश्चन होंगे, अभी हम बात करेंगे उस पर। ठीक है, वहां टेस्ट ऑफ एट्रीब्यूट्स लगेंगे। टेस्ट ऑफ वेरिएबल्स जब हम पढ़ेंगे तो फर्दर इसको दो कैटेगरी में हम बांट कर चलेंगे। एक लार्ज सैंपल टेस्ट हम पढ़ेंगे, लार्ज सैंपल टेस्ट, जैसे मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह। तो लार्ज सैंपल टेस्ट हमने लास्ट टाइम पढ़ा, जहां सैंपल का साइज ग्रेटर देन और इक्वल टू 30 होता है, वहां लार्ज सैंपल टेस्ट पढ़ेंगे, और इसमें बेसिकली जेड टेस्ट आता है। ठीक है, जेड टेस्ट हम यहाँ पढ़ेंगे, आगे जब हम आएंगे तो उनको एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। दूसरी तरफ स्मॉल सैंपल, स्मॉल सैंपल जनरली हम यहाँ यूज करते हैं जहां n लेस देन 30 होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जहां 30 से कम हो वहीं पर स्मॉल सैंपल टेस्ट यूज हो सकता है। जहां n 30 से बड़ा हो वहां पर भी स्मॉल सैंपल टेस्ट हम लगा देते हैं। जैसे हम टी टेस्ट की बात करेंगे, ठीक है, बहुत पॉपुलर टेस्ट है टी टेस्ट। एक हम यहाँ पढ़ेंगे फिशर का जेड टेस्ट, फिशर जेड टेस्ट, कोरिलेशन के लिए होता है ये। ठीक है, एक हम लोग पढ़ेंगे एनोवा, फिशर का जेड टेस्ट और एनोवा, ये हम लागू करते हैं। ठीक है, अच्छा, लेकिन जहां n 30 से अधिक हो वहां पर भी ये टेस्ट लागू हो सकते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में लागू भी होते हैं। इन पर चलिए हम बाद में बात करेंगे इन पर। ठीक है, रही बात यहाँ जो आपके डिस्ट्रीब्यूशन फ्री टेस्ट है, इसमें आएगा साइन टेस्ट, ठीक है, या विल्कोक्सन का एच टेस्ट, मान विटनी का यू टेस्ट, ठीक है, और मीडियन टेस्ट,
रन टेस्ट, ये सारे टेस्ट हम इनमें पढ़ेंगे। ठीक है, अभी इन पर हम जाते हैं। आज हम शुरू करने वाले हैं नंबर ऑफ सक्सेस एंड प्रोपोर्शन ऑफ सक्सेस से रिलेटेड जो टेस्ट होते हैं, टेस्ट ऑफ एप्टीट्यूड। लेकिन चाहे हम इनमें से कोई भी टेस्ट हम यूज कर रहे हों, उन सबका जो प्रोसेस है वो एक ही रहेगा। तो सबसे पहले आज हम ये समझेंगे कि व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग। प्रोसीजर ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग। हाइपोथेसिस टेस्टिंग का प्रोसीजर क्या है, प्रोसेस क्या है? तो इसमें जनरली हम 4 स्टेप्स में काम करेंगे। पहला स्टेप अपना होगा स्टेप 1, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। कि जो हम टेस्ट लगाने जा रहे हैं उसके लिए हाइपोथेसिस कौन सी होगी, नल हाइपोथेसिस कौन सी होगी और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इसके लिए कौन सी होगी। नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इसके लिए कौन सी होगी। ठीक है, जनरली हम लोग इस तरह से करते हैं। मान लीजिए जैसे मैं अभी शुरू में करूंगा नंबर ऑफ सक्सेस और प्रोपोर्शन ऑफ सक्सेस से, तो मान लीजिए कुछ इस तरह का एक मैं पहले एग्जांपल ले लेता हूँ। मान लीजिए 2 विलेज हैं, विलेज एक्स है और विलेज वाई है, समझने के लिए प्रैक्टिकली, ताकि आपके सामने एक सिचुएशन रहे। और यहाँ पर हमने क्या किया है, एक्स विलेज में हमने 1000 लोगों का सैंपल लिया और पता किया कि इनमें से राइस ईटर्स कितने हैं, चावल पसंद करने वाले कितने हैं। ठीक है, या वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन भी ले सकते हैं, चलिए राइस ईटर्स को चलने देते हैं। तो इसमें 600 लोग राइस पसंद करते हैं। तो राइस पसंद करने वालों का जो प्रोपोर्शन है P1 वो 0.6 है। दूसरे विलेज में हमने जो है स्टडी की, ठीक है, और वहां पर हमने जो डेटा लिया, जो बात की हमने लोगों से, ठीक है, मान लीजिए 800 लोगों से हमने बात की और हमने पूछा कि भाई यहाँ राइस पसंद करने वाले, चावल पसंद करने वाले लोग कितने हैं। हमें मालूम पड़ा कि यहाँ 400 लोग चावल पसंद करते हैं। प्रोपोर्शन चावल पसंद करने वालों का यहाँ 0.5 है। ठीक है, तो ये जो टेस्ट है, अब हम क्या देखना चाह रहे हैं, हम ये देखना चाह रहे हैं कि ये जो विलेज एक्स है, विलेज वाई है, इसमें राइस पसंद करने वालों का जो प्रोपोर्शन है, ये 60, यहाँ 60% लोग चावल पसंद करते हैं या 50% लोग चावल पसंद करते हैं। तो क्या वाकई पहले वाले गांव में चावल ज्यादा पसंद किया जाता है बजाय दूसरे और जो है अनाज है उसके मुकाबले, या ये सिर्फ सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन है? क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है हमने जिन 1000 लोगों से बात की उनमें ज्यादा चावल पसंद करने वाले आगे, हो सकता है नेक्स्ट 1000 में चावल पसंद करने वाले कम मिले और ये एवरेज हो जाए। तो क्या ये सिर्फ सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन है या वाकई ये इस रिजल्ट को बताने के लिए काफी है कि विलेज एक्स में चावल ज्यादा पसंद किए जाते हैं बजाय विलेज वाई के? ठीक है, तो क्या इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है? तो सबसे पहला काम हमारा होगा नल हाइपोथेसिस। तो अगर इसकी मुझे नल हाइपोथेसिस लिखनी हो H0, तो मैं क्या लिखूंगा, इस तरह की लैंग्वेज, जनरली ऐसे ही हम लिखेंगे, लेट अस टेक द नल हाइपोथेसिस दैट, ठीक है, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस। सिग्निफिकेंट का मतलब मैं बार बार बता चुका हूं, जो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट डिफरेंस तो है, दिख रहा है अभी, यहाँ 60% है, यहाँ 50% है, 10% का डिफरेंस है, 0.1 का डिफरेंस है प्रोपोर्शन में, चावल खाने वालों के प्रोपोर्शन में। लेकिन मैं ये मेरा जो H0 है, नल हाइपोथेसिस है, वो ये क्लेम करता है कि ये डिफरेंस भैया सिग्निफिकेंट नहीं है, स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट नहीं है। ठीक है, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस इन proportion of rice eaters, ठीक है, between two village या in two village of two village। ठीक है, शॉर्ट में सिंबॉलिकली मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, H0 ये है कि P1 का जो प्रोपोर्शन है, ठीक है, और P2 का जो प्रोपोर्शन
है वो लगभग बराबर, कोई स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट डिफरेंस इसमें नहीं है। लेकिन अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होगी? अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या है? अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस भाई, अगर मान लो ये हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगी फिर तो बात खत्म, फिर तो झगड़ा खत्म। बोले कि भाई दोनों में चावल बराबर पसंद किए जाते हैं, भाई ये सिर्फ एक सैंपलिंग फ्लक्चुएशन। लेकिन मान लो ये H0 रिजेक्ट हो गई, तो फिर हमें क्या एक्सेप्ट करना पड़ेगा? फिर तो भैया हमें मानना पड़ेगा विलेज एक्स में चावल ज्यादा पसंद किए जाते हैं बजाय विलेज वाई के, क्योंकि इसका प्रोपोर्शन ज्यादा है। तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होगी? अगर नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाए तो जो हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगी दैट इज कॉल्ड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या हो जाएगी? राइस proportion of rice eaters is more, या राइस आर मोर जो है मोर लाइकली यूज्ड। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हो जाएगी राइस आर मोर लाइकली यूज्ड इन विलेज एक्स इन कंपैरिजन टू विलेज वाई। कोई बात नहीं, अल्टरनेटिव और धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते आ जाएगी। आपको लिखने पहले आप नल लिखना सीख लिया, ठीक है? तो बात दिमाग में बैठ गई। सबसे पहला काम हमारी शुरुआत कहाँ से होगी? नल हाइपोथेसिस। सबसे पहला काम हमारा होगा हम नल हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करेंगे, ठीक है? चलिए, उसके बाद दूसरा काम कौन सा होगा? ठीक है, दूसरा स्टेप कौन सा होगा? तो स्टेप टू रहेगा हमें स्टैंडर्ड एरर फाइंड आउट करनी है। कल हम बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं इसके बारे में, स्टैंडर्ड एरर, ठीक है? SE बोलेंगे शॉर्ट में इसको। तो इसको फाइंड आउट करना है, कंप्यूट स्टैंडर्ड एरर। बाकायदा इसका फॉर्मूला होगा, हर सिचुएशन में अलग अलग आपको इसके फॉर्मूले मिलेंगे, वो फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, करते करते प्रैक्टिस हो जाएगी। स्टेप 3, अब स्टेप 3 हम जो बार बार बात कर रहे थे कि भाई कितने गुना, हम जैसे 95% की बात कर रहे थे, तो 95% में ये जो S है मीन में प्लस माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन का कितने गुना जोड़ना पड़ता है? 1.96 टाइम्स जोड़ते हैं ना, ठीक है? तब ये जो है 95% एरिया कवर करता है, ठीक है? तो 1.96 गुने तक हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करते हैं। 1.96 गुना तक तो समझ लो नल हाइपोथेसिस इसी एरिया के अंदर है। इसको क्रॉस करने के लिए 1.96 गुना से ज्यादा होना चाहिए। तो पहले हम ये देखेंगे कि ये जो वैल्यू आ रही है, ठीक है, ये कितने गुना है, ठीक है? एक्चुअल में ये डिफरेंस का जो डिफरेंस है वो स्टैंडर्ड डेविएशन का कितने गुना है। सिंपली अभी यूं समझो, मैं भी फिर एग्जांपल से बताऊंगा आपको। तो स्टेप 3 में हम लोग जेड वैल्यू निकालेंगे, जेड वैल्यू, और जेड वैल्यू होगी सिंपली जो डिफरेंस है उसको डिवाइड कर देंगे उसकी स्टैंडर्ड एरर से। जैसे यहाँ इस एग्जांपल में भाई डिफरेंस क्या है? प्रोपोर्शन का डिफरेंस। पहले सैंपल में पहले गांव में कितने % लोग चावल पसंद करते हैं? 60%। दूसरे गांव में कितने लोग पसंद करते हैं चावल? 50%। इन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है 0.1, ठीक है? प्लस माइनस इग्नोर कर देते हैं हम इसमें, ठीक है? प्लस माइनस लगा सकते हो आप आगे, प्लस माइनस से हमें सिर्फ डिफरेंस चाहिए, और इसको इसकी जो स्टैंडर्ड एरर आएगी उससे हम डिवाइड कर देंगे और देखेंगे कि ये डिफरेंस स्टैंडर्ड एरर का कितने गुना है। अगर ये स्टैंडर्ड एरर के 1.96 गुना तक है तो इसका मतलब ये 95% वाले दायरे के अंदर ही आ रहा है। इसका मतलब H0 ही एक्सेप्ट होगी, नल हाइपोथेसिस ही एक्सेप्ट होगी। लेकिन अगर ये 1.96 गुना से ज्यादा हो गया, 2 गुना हो गया, 3 गुना हो गया, यानी कि इससे बाहर चला गया, ठीक है? 1.96 से ऊपर होता ही मान लो 2 गुना हो गया, तो ये यहाँ क्रॉस कर जाएगा ना, तो इसका मतलब फिर ये नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगी, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगी। तो फिलहाल स्टेप 3 आप इतना समझ लीजिए कि हमें ये काम करना होता है स्टेप 3 में। और स्टेप 4 में क्या करते हैं? फिर हम करते हैं इंटरप्रिटेशन। स्टेप 4 इंटरप्रिटेशन के लिए, स्टेप नंबर 4 दैट इज इंटरप्रिटेशन। और इंटरप्रिटेशन क्या होगा? इंटरप्रिटेशन में हमें बताना है कि H0 एक्सेप्ट होगी या रिजेक्ट। कैसे पता चलेगा?
भाई H0 एक्सेप्ट होने के लिए है कि ये आप इस एरिया के अंदर रहो, और इस एरिया के अंदर कब तक रहेंगे, जब तक मीन में प्लस माइनस 1.96 गुना तक स्टैंडर्ड एरर का आप जोड़ेंगे। 1.96 गुना तक का डेविएशन माप है इसमें, 1.96 गुना तक के डेविएशन में नल हाइपोथेसिस ही एक्सेप्ट होगी। 1.96 से ज्यादा हो गया तो ये रिजेक्ट हो जाए। ठीक है, तो अब मैं यहाँ सिंपल बात इस तरह से करता हूँ, मैं इसको बात बोल रहा हूँ टेबल वैल्यू का नाम दे रहा हूँ, टेबल वैल्यू या क्रिटिकल वैल्यू। ठीक है, धीरे धीरे करते करते आ जाएगा। एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कितनी है, 1.96 टाइम्स। ठीक है, तो अब अगर आपकी जो जेड वैल्यू जो स्टेप 3 में निकाली वो इससे ज्यादा है, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, इफ कंप्यूटेड वैल्यू जो आपने स्टेप 3 में निकाली थी, स्टेप 3 में निकाली थी, इज मोर देन टेबल वैल्यू। और एक बात और बता देता हूँ, ये मैनुअली कर रहे हैं तो अलग तरीका है, आगे जब हम प्रैक्टिकली करते तो कंप्यूटराइज करते तब थोड़ा सा अलग तरीका है, तब सीधी प्रोबेबिलिटी देखी जाती है, उस पर बाद में आऊंगा। पहले आप ये समझो, पहले बेसिक चीजें समझो, फिर उसके बाद सॉफ्टवेयर की हेल्प से भी आपको बताएंगे। तो अगर कंप्यूटेड वैल्यू स्टेप 3 में जो आ रही है वो टेबल वैल्यू से ज्यादा आ रही है, ठीक है, पहले लेस देन कर देता हूँ, लेस देन टेबल वैल्यू। मान लो आपने जो स्टेप 3 में निकाला था ना डिफरेंस, ये 0.6 माइनस 0.5 डिवाइड बाय स्टैंडर्ड एरर किया, तो मान लो ये 1.64 आया, सपोज कीजिए, तो ये टेबल वैल्यू से कम आया, तो आप क्या लिखेंगे, आपकी लैंग्वेज होगी इंटरप्रिटेशन ऐसे लिखेंगे, दी कंप्यूटेड वैल्यू कितनी है, 1.64 है भैया, जो भी है वो लिखने, 1.64 इज लेस देन टेबल वैल्यू, टेबल वैल्यू कितनी है 1.96, ठीक है, एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ठीक है, टेबल कंप्यूटेड वैल्यू 1.64 इज लेस देन टेबल वैल्यू 1.96 एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। इसका मतलब सो द डिफरेंस इन प्रपोर्शन ऑफ राइस ईटर्स इज नॉट सिग्निफिकेंट, ये डिफरेंस सिग्निफिकेंट नहीं है, इज नॉट स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट, ये भी लिख सकते हो, इज नॉट सिग्निफिकेंट, क्योंकि ये सिर्फ एक सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन है, फिर तो इसका मतलब, ठीक है, इट कैन अराइज ऑन अकाउंट ऑफ सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन, सो नल हाइपोथेसिस क्या हो जाएगी, इज एक्सेप्टेड, नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और इसका मतलब निष्कर्ष क्या हुआ भाई, निष्कर्ष ये हो गया कि भाई राइस ईटर्स में कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है, दोनों गांव में राइस ईटर्स बराबर है। तो जो आपकी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो आप कहने जा रहे थे कि विलेज एक्स में राइस ईटर्स ज्यादा है बजाय विलेज वाई के, तो वो बात खारिज हो जाएगी। ठीक है, और अगर उल्टा हो, इफ कंप्यूटेड वैल्यू, ठीक है, इज मोर देन टेबल वैल्यू, मोर देन टेबल वैल्यू, मोर देन और इक्वल टू भी चल जाएगा, मोर देन और इक्वल टू टेबल वैल्यू, से कम होगी तो ही जो है एक्सेप्ट होगी, मोर देन टेबल वैल्यू। ठीक है, तब क्या लिखा जाएगा, मान लीजिए अब आपकी कंप्यूटेड वैल्यू आ रही है 2.15, मान लीजिए, तो क्या लिखेंगे आप, द कंप्यूटेड वैल्यू 2.15 इज मोर देन टेबल वैल्यू 1.96, टेबल वैल्यू कितनी 1.96 एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ठीक है, सो द डिफरेंस, अब ये डिफरेंस कैसा है, डिफरेंस इन प्रपोर्शन, ये मतलब चेंज हो जाएगा, यहाँ प्रोपोर्शन और राइस ईटर से जो भी कुछ है लगभग लैंग्वेज इस तरह से लिखी जाएगी, सो द डिफरेंस इन प्रोपोर्शन ऑफ राइस ईटर्स इनटू विलेज इज सिग्निफिकेंट, वो सिग्निफिकेंट है भैया,
ये डिफरेंस सिग्निफिकेंट है। सो नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड। नल हाइपोथेसिस क्या कह रही थी, वो डिफरेंस सिग्निफिकेंट नहीं, हमने रिजेक्ट कर दिया उसको, भैया रिजेक्ट हो रही है तो बात नहीं। यहाँ तो वाकई कुछ डिफरेंस है, यहाँ तो डिफरेंस है और वो डिफरेंस सिग्निफिकेंट है। तो इसका मतलब नल हाइपोथेसिस तो रिजेक्ट होगी, तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या थी, वो एक्सेप्ट हो जाएगी। सो या बल्कि ये रख सकते हैं, इट मीन्स, ठीक है, इट मीन्स राइस इज more likely used in village X in comparison to village Y। विलेज X के मुकाबले विलेज Y में चावल ज्यादा पसंद किए जाते हैं। ये बात हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे। ठीक है, तो 4 स्टेप्स। पहला स्टेप, अपनी हाइपोथेसिस क्या होगी उस लैंग्वेज को लिखिए, लिखना सीखिए, प्रैक्टिस करिए। दूसरा स्टेप, उसकी स्टैंडर्ड एरर, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग स्टैंडर्ड एरर हम यूज करेंगे। तीसरा स्टेप, जो डिफरेंस हम देखने जा रहे हैं उस डिफरेंस को स्टैंडर्ड एरर से डिवाइड करके देखेंगे कि एक्चुअल में कितने गुना आ रहा है। ठीक है, और स्टेप 4 में हम इंटरप्रिटेशन लिखेंगे कि ये जो आ रहा है वो जितना अलाउड है नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करने के लिए, क्या उस रेंज में आ रहा है या उससे बाहर जा रहा है। ठीक है, और उस बेस पर फिर हम जो अपनी हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने का निर्णय लेंगे। ठीक है, तो ये अभी तक जो मैंने बात की वो जनरल बात की। अब मैं शुरू करता हूँ कि ये जो आपके टेस्ट ऑफ एट्रीब्यूट्स जो हम पहले शुरू करने वाले हैं वो कौन कौन से। टेस्ट ऑफ एट्रीब्यूट्स, इनकी स्टैंडर्ड एरर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो स्टैंडर्ड एरर फॉर द नंबर ऑफ सक्सेस, नंबर ऑफ सक्सेस ये होता है SE इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ NP/Q। ठीक है, N मीन्स साइज ऑफ सैंपल, सैंपल में कितनी यूनिट ली है। ठीक है, P का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, और Q क्या होता है, ये तो सिंपली 1 - P होता है। ठीक है, एक एक करके करते चलो, 4 है इसके। ठीक है, दूसरा मैं और लिखवा देता हूँ, फिर दोनों, इन दोनों को पहले साथ साथ लेंगे, फिर इसके बाद बाकी जो 2 हैं उन दोनों को फिर साथ साथ लेंगे। ठीक है, 4 ही टेस्ट इसमें आएंगे। तो दूसरा मैं लिखने जा रहा हूँ इसमें स्टैंडर्ड एरर, ये तो नंबर ऑफ सक्सेस का था, ये स्टैंडर्ड एरर फॉर द प्रपोर्शन ऑफ सक्सेस, प्रोपोर्शन ऑफ सक्सेस। ठीक है, यहां स्टैंडर्ड एरर होगी अंडर रूट ऑफ PQ डिवाइडेड बाई N। ये N डिवाइड में चला जाएगा, PQ और N का मतलब वही है। और ये दोनों फॉर्मूले एक दूसरे से इंटरचेंजेबल हैं, एक दूसरे के साथ इंटरचेंज हो सकते हैं। ठीक है, इनके एग्जाम्पल देखते हैं फिर आपको समझ में आएगा। ठीक है, क्या चल रहा है हमारा टेस्ट ऑफ एट्रीब्यूट्स। टेस्ट ऑफ एट्रीब्यूट्स में हमने सिंपली स्टैंडर्ड एरर ली नंबर ऑफ सक्सेस की, और स्टैंडर्ड एरर प्रोपोर्शन ऑफ सक्सेस की। फॉर्मूला आपको जो है बार बार करते करते याद हो जाएंगे, अच्छे से प्रैक्टिस करते करते इनको जरूर लर्न करते चलिए। चलिए एग्जाम्पल किस तरह के आएंगे। एक एग्जाम्पल है, ये कहता है कि एक कॉइन है, ठीक है, सॉरी कॉइन, उसको आपने टॉस किया, कॉइन इज टॉस्ड 500 टाइम्स। एक कॉइन आपने 500 बार टॉस किया है और हेड इसमें आया, हेड 266 टाइम्स, हेड आया है 266 टाइम्स। अब आपको नल हाइपोथेसिस टेस्ट करनी है कि कॉइन इज अनबायस्ड, इज कॉइन अनबायस्ड। देखिए कितना छोटा सा क्वेश्चन है। अब बात क्या है, प्रॉब्लम क्या है, पहले स्टैटिस्टिकली प्रॉब्लम को समझो। रिसर्च प्रॉब्लम ये है कि भाई ये कहा जाता है कि देखो भैया जब आप कॉइन है उसको उछालते हो तो हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी, हमने भी प्रोबेबिलिटी में पढ़ा, P और Q, हेड और टेल, हेड आने की प्रोबेबिलिटी भी और हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 होती है। तो इस हिसाब से तो भाई जो 500 बार उछाला है तो 250 बार हेड आना चाहिए था और 250 बार ही टेल आना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो 266 बार 266 टाइम्स हेड आ गया। और ये देखकर मुझे लगता है कि यार ये कॉइन है ना,
ये तो मतलब जो है बाकी हेड का रिजल्ट ज्यादा देता है, इसमें हेड ज्यादा आते हैं बजाय टेल के। ठीक है, ये कॉइन बायस्ड है, ये कॉइन हेड ज्यादा देता है उछालने पर बजाय टेल। ये मुझे देखना है एक्चुअल में कि 250 बार हेड आना चाहिए था और आया 266 बार, 16 बार हेड फालतू आ गया। अब ये जो 16 बार फालतू आया, क्या ये स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है या नहीं? 500 बार उछाल कर अगर भाई मान लो 400 बार हेड आ रहा है, फिर तो लग सकता है कि हाँ भाई कुछ गड़बड़ है, हेड ज्यादा आ रहा है। लेकिन इतना छोटा सा डिफरेंस बड़ा माइनर सा लग रहा है, देखने में तो लग रहा है कि सिर्फ एक सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन है, क्योंकि इस 500 बार उछाला है तो 266 बार हेड आया, अगली बार हो सकता है 260 बार हेड आ जाए, अगली बार हो सकता है 240 बार हेड हो जाए, अगली बार हो सकता है 230 बार ही हेड आए। तो ऑन एन एवरेज जब देखोगे तो लगभग 250 आ जाएगा जब बार बार ट्राई करेंगे। ठीक है, लेकिन हम ऐसा करें तो हम टूल्स लगाकर देख लेते हैं ना कि ये जो 16 का डिफरेंस है वो सिग्निफिकेंट है या नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आ गया। अब यहाँ फॉर्मूला कौन सा लगेगा? हमने 500 बार उछाला और 266 बार हेड आया, तो किसकी बात कर रहा है? नंबर ऑफ सक्सेस, नंबर ऑफ सक्सेस जो आई और जो आनी चाहिए थी। 250 बार आना चाहिए था लेकिन आया 266 बार, और इसमें डिफरेंस हम देखना चाह रहे हैं सिग्निफिकेंट है या नहीं। कैसे करेंगे? हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस, आप पूरा लिख सकते हैं नल हाइपोथेसिस H0। तो क्या लिखेंगे? लेट अस टेक द नल हाइपोथेसिस दैट द नंबर ऑफ हेड्स डिफरेंस इन द नंबर ऑफ हेड्स इज नॉट सिग्निफिकेंट। ठीक है, ये थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। लेट अस टेक द नल हाइपोथेसिस that the difference in outcomes of head, ठीक है, डिफरेंस इन एक्चुअल आउटकम्स, डिफरेंस इन एक्चुअल एंड एक्सपेक्टेड जो आना चाहिए था, डिफरेंस इन एक्चुअल एंड एक्सपेक्टेड आउटकम्स ऑफ हेड इज नॉट सिग्निफिकेंट। ये कोई खास डिफरेंस नहीं है भैया, 16 का डिफरेंस, ये आप इसको इग्नोर कर सकते हो, सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन है, पर टेस्ट कर लेते हैं। तो ये हमने नल हाइपोथेसिस ली। क्या ली? नल हाइपोथेसिस का सार क्या है कि भैया जो आना चाहिए था और जो आया है लगभग वही है, इसमें कोई खास डिफरेंस नहीं, चिंता वाली बात नहीं। बट चलिए टेस्ट लगा रहे। दूसरा स्टेप क्या है? अब इसकी स्टैंडर्ड एरर निकालो भाई। इसकी स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ एन पी क्यू। एन कितना है, कितनी बार उछाला भाई? 500 बार। पी हेड कितना होना चाहिए, आना कितनी चाहिए, हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2, और हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2। तो 500 गुना 1/2 गुना 1/2, तो मैंने 500 को डिवाइड कर दिया 4 से और इसका मैंने किया फिर अंडर रूट, तो ये आता है भैया 11.18। ये स्टैंडर्ड एरर आ गई। और तीसरा स्टेप क्या था? डिफरेंस को स्टैंडर्ड एरर से डिवाइड करते थे, जेड निकालते थे, जेड वैल्यू। जेड वैल्यू निकालने के लिए क्या करो भाई? डिफरेंस किसका डिफरेंस? जो 266 बार आया और 250 बार आना चाहिए। और ध्यान रखो इसके लिए मैं ये डिफरेंस को ये दो पैरेलल लाइन में लिख रहा हूँ। मोड वैल्यू बोलते हैं इसको, इसे बोलते हैं मोड वैल्यू। मोड वैल्यू का मतलब प्लस माइनस से मतलब नहीं, यानी कि चाहे 266 माइनस 250 लिख दो भाई, चाहे 250 माइनस 266 लिख दो, मुझे तो 16 से मतलब है, डिफरेंस 16 है ना। इसको डिवाइड करना है किससे? स्टैंडर्ड एरर से, जो कि 11.18 है। तो ये 16 का डिफरेंस है, वो डिवाइड हुआ 11.18 से, तो कितना आया? ये आया भाई 1.43, 1.431। तो ये जो आपकी कंप्यूटेड वैल्यू है, क्या ये टेबल वैल्यू से ज्यादा आई है कम आई है? टेबल वैल्यू कितनी है? टेबल वैल्यू आप लिखेंगे, टेबल वैल्यू एट 5% सिग्निफिकेंस लेवल इज 1.96। अब तो आपको पता ही है, याद ही होगी। तो क्या लिखेंगे? ठीक है, अब देखो भाई मैं यहाँ पूरा दोबारा नहीं लिख रहा हूँ, टाइम बचाना है मुझे। यहाँ से जो मैंने अभी लिखवाया मैं उसी में याद, ये इधर क्या लिखेंगे? द कंप्यूटेड वैल्यू 1.4 आ रही है अपनी, 1.4 इज लेस देन टेबल वैल्यू 1.96 at 5% level of significance. So the difference in actual outcomes and expected outcomes of head is not significant.
ठीक है। सो नल हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड, और नल हाइपोथेसिस क्या थी भाई, क्वाइन अनबाइस्ड, सिक्के में कोई खोट नहीं। और अगर उल्टा हो रहा होता तो भाई हम बोलते थे कि क्वाइन भाई बाइस्ड है, क्वाइन में कहीं ना कुछ गड़बड़ है जिसकी वजह से हेड ज्यादा आते हैं बजाय टेल। तो इस तरह के क्वेश्चंस इसमें एट्रीब्यूट्स के केस में आएंगे। ठीक है, और एक एग्जांपल हम लेने जा रहे हैं। ठीक है, इलस्ट्रेशन 2 है आपकी बुक में, आप देख लेना उसमें। तो इन ए सैंपल ऑफ 600 पीपल, 600 लोगों का हमने एक सैंपल लिया, विलेज ऑफ हरियाणा। 330 आर फाउंड टू बी राइस ईटर्स, वही लगभग एग्जांपल आ गया, एंड रेस्ट आर व्हीट ईटर्स। ठीक है, तो इसमें से भाई 330 तो राइस ईटर्स हैं, 330 तो राइस ईटर्स हैं, और बाकी व्हीट ईटर्स 370 है, कितने हो जाएंगे 270, 270 व्हीट ईटर्स। तो कैन वी अज्यूम दैट बोथ द फूड आर्टिकल्स आर इक्वली पॉपुलर, क्या दोनों फूड आर्टिकल्स इक्वली पॉपुलर हैं? अगर इक्वली पॉपुलर होते तो हाइपोथेटिकली मतलब मान्यता के हिसाब से कितना होना चाहिए था, 300 लोग चावल वाले खाने वाले होने चाहिए और 300 लोग ही गेहूं खाने वाले होने चाहिए। लेकिन यहाँ तो चावल खाने वाले 30 ज्यादा है, गेहूं खाने वाले 30 कम है, मतलब डिफरेंस 30 का है। और क्वेश्चन, रिसर्च क्वेश्चन क्या है कि क्या ये 30 का डिफरेंस सिग्निफिकेंट है या नहीं। अब देखो यहाँ दोनों तरह के ये फॉर्मूले लग सकते हैं, मैं आपको दोनों से करके बताता हूँ। जो मैंने आपको ये दो टेस्ट बताए हैं, दोनों टेस्ट इंटरचेंजेबल हैं, एक जहां एक लग रहा है वहां दूसरा भी लग सकता है। ठीक है, ये देखिए मैंने जो दो लिखे हैं दोनों आपस में इंटरचेंजेबल है। ठीक है, मैं भी आपको करके बताता हूँ, पहले मैं इसको नंबर ऑफ सक्सेस से करता हूँ। ठीक है, नंबर ऑफ सक्सेस वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो क्या लिखेंगे जरा, नल हाइपोथेसिस में अब लिख नहीं रहा हूँ। लेट वी टेक द नल हाइपोथेसिस दैट देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन राइस ईटर्स। ठीक है, एंड व्हीट ईटर्स, अगर व्हीट ईटर्स का भी करते हो तो ठीक है। राइस ईटर्स कितने होने चाहिए 300, लेकिन होने है कितने एक्सपेक्टेड, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस। ठीक है, इन द नंबर ऑफ जो है एक्चुअल राइस ईटर्स एंड एक्सपेक्टेड राइस ईटर्स, चाहे तो राइस ईटर्स को उठा लो चाहे कर व्हीट ईटर्स को उठा लो, नंबर ऑफ सक्सेस वाले फॉर्मूले से जब करेंगे तो ये हो गया। अच्छा, जब दोनों इक्वली पॉपुलर है तो पी कितना होना चाहिए 1/2, टू कितना होना चाहिए 1/2। तो नंबर ऑफ सक्सेस वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं तो अंडर रूट एनपीक्यू कितना हो जाएगा 600 मल्टीप्लाई 1/2 तो 600 को डिवाइड कर दो एक तरह से, ये 4 से डिवाइड कर दिया मैंने और इसका अंडर रूट कर दिया भाई, तो ये 12.25 आया, 12.25। फिर इसके बाद डिफरेंस डिवाइड बाय स्टैंडर्ड एरर। डिफरेंस किसका डिफरेंस, चाहे तो राइस ईटर्स को ले लो चाहे व्हीट ईटर्स को, डिफरेंस तो ऊपर 30 का ही आना है ना। तो राइस ईटर्स हैं 300, देखो ये मत कर देना 330 में से 270 घटा दो ना, ये अलग है। 330 हैं और 300 होने चाहिए, अगर बराबर बराबर होता तो 330 माइनस 300 डिवाइड बाय 12.25, तो भाई ये आया कितना 30 डिवाइड बाय 12.25, तो भाई ये आता है 2.45। अब क्या करेंगे, अब ये तो टेबल वैल्यू से ज्यादा है, तो अब क्या लैंग्वेज होगी जो मैंने अभी आपको लिखवाई, जरा वहां से ही आप देख लीजिए क्या लिखेंगे, द कंप्यूटेड वैल्यू। ठीक है, 2.45 आ रहा है, is more than table value 1.96 at 5% level of significance, so the difference is significant। ठीक है, it means null hypothesis रिजेक्ट हो जाएगी, और इसका मतलब ये हो गया कि both the food grains are not equally popular in हरियाणा। ठीक है, ये दोनों यहाँ पर इक्वली पॉपुलर हैं। ये वैसे ही इमेजिनरी फिगर्स डाल के क्वेश्चन बनाए हुए हैं, इनके बेस पर किसी वैसे निष्कर्ष पर मत जाना, मेथड्स को समझने की कोशिश करना, मेथड क्या है, क्या हम कहना चाह रहे हैं, बस उस चीज को समझना। ठीक है भाई। अच्छा, मैं कह रहा था कि जहां नंबर ऑफ सक्सेस का फॉर्मूला लग सकता है वहीं पर प्रोपोर्शन ऑफ सक्सेस का भी लग सकता है। प्रोपोर्शन ऑफ सक्सेस बिल्कुल लग सकता है भाई, कैसे, इसी को प्रोपोर्शन ऑफ सक्सेस का फॉर्मूला बनाऊं, क्वेश्चन बनाऊं। अब देखो मैंने कहा कि राइस ईटर्स का प्रोपोर्शन क्या है, राइस ईटर्स कितने हैं भाई 330 लोग हैं 500 में से,
अच्छा भाई, कितना प्रोपोर्शन है इनका? 330 डिवाइड बाई 500। कोई मना नहीं करेगा, कोई गलत नहीं करेगा, इसमें जो सा भी लगाना लगा सकते हो। 0.66, ठीक है। राइस सीट्रस कितना है? 0.66। और होने कितने चाहिए? होने चाहिए 0.50 अगर इक्वली पॉपुलर है तो, ठीक है ना। तो क्या इन दोनों प्रोपोर्शन में डिफरेंस सिग्निफिकेंट है? देखो रिजल्ट बिल्कुल सेम आएगा। स्टैंडर्ड एरर, ये जो डिफरेंस डिवाइड बाय स्टैंडर्ड एरर, ये भी वैल्यू भी सेम आएगी। अब इसका स्टैंडर्ड एरर निकालो, पी क्यू डिवाइड बाय एन। पी कितना है? 0.5। क्यू कितना है? 0.5। एन कितना है? 600। और इसका अंडर रूट कर दो, तो भाई 0.5 मल्टीप्लाई 0.5 डिवाइड बाय 600, और इसका किया मैंने अंडर रूट, इट कम्स 0.0204। और डिफरेंस डिवाइड बाय स्टैंडर्ड एरर कितना हो जाएगा? दोनों का डिफरेंस कितना? 0.66 और 0.50, ठीक है। 0.66 माइनस 0.50 डिवाइड बाय 0.0204, तो 0.16 डिवाइड बाय 0.0204। ये भाई मैं थोड़ा सा गलत कर गया है। हाँ, 330 आउट ऑफ 600 है, मैंने आउट ऑफ 500 कर दिया, इससे बहुत सिग्निफिकेंट आ रहा है। तो 0.56 है एक्चुअल में, 0.56। अब 0.56 माइनस 0.50, उस डिफरेंस को डिवाइड करना है। तो 0.06 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ, डिवाइड बाय 0.0204 से, तो ये आता है वही 2.94 समथिंग कुछ आ रहा है, ठीक है। जो लगभग ऊपर आ रहा था, ऊपर कितना आ रहा था इससे? 2.45। सेम सही आना चाहिए वैसे, पता नहीं अप्रोक्सीमेशन का कुछ डिफरेंस है या तो इसमें कुछ ना कुछ। तो 2.94, और इस बेस पर भी हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होती है, कि इसका मतलब है कि भाई यहाँ पर चावल ज्यादा पॉपुलर है बजाय गेहूं। इस तरह के निष्कर्ष पर हम लोग पहुंचे, ठीक है। अब इसका यूज और भी किसी पर्पज से हो सकता है, ठीक है। देखो जरा, एक और एग्जांपल हम लेंगे, इससे आगे का फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में ही करेंगे, आज इससे आगे नहीं करेंगे। आज जो आपको जो है बेसिक हमने बता दिया कि किस तरह से इसमें टेस्ट यूज होते हैं, और पहले 2 टेस्ट हमने लिए हैं, इसके बाकी जो आगे जो प्रैक्टिस है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। एक एग्जांपल और लेते हैं कि कोई होलसेलर है और वो क्लेम करता है कि 4% एप्पल्स आर डिफेक्टिव। वो कहता है भाई देखो, मैं जो आपको सेब सप्लाई करूंगा, और देखो 4% की तो भाई मैं गारंटी लेता नहीं, वो तो डिफेक्टिव मिल सकते हैं, बाकी और वैसे सेब सही निकले। अब आपने क्या किया, आपने उसके गोडाउन से 600 एप्पल्स का एक रैंडम सैंपल ले लिया, 600 सेब मंगवा लिए, और उनको देखा भाई इसमें कितने डिफेक्टिव, उसमें देखा 36 एप्पल्स डिफेक्टिव, ठीक है। अब आप होलसेलर के क्लेम को टेस्ट करो। आपने कहा देखो ये तो 36 डिफेक्टिव निकला है भाई, तुम तो 4% की बात कर रहे हो, ये तो 6% आ रहा है। लेकिन वो कह रहा है कि देखो ये डिफरेंस सिग्निफिकेंट नहीं है। आप दूसरा सैंपल भरो, और हो सकता है उसमें आपको 3% ही मिले, तो कुल मिलाकर 4% के आसपास ही बैठेगा। अब हमने कहा चलो हमारे पास टूल्स है, हम जरा स्टेटिस्टिक्स टूल्स लगा कर देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखो दोनों फॉर्मूले इंटरचेंजेबल है, और इसमें इसका मैं जो है तीसरा जो यूज है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में, जो यूज है वो भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ध्यान से देखना, समझना इस चीज को। तो भाई पहला काम, नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस हम मानेंगे कि भाई देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन एक्चुअल प्रोपोर्शन जो कि 6% है, और क्लेम्ड प्रोपोर्शन, क्लेम्ड जिसके लिए क्लेम किया गया है कि 4% एप्पल्स डिफेक्टिव मिलेंगे, तो 4% के लिए क्लेम है और एक्चुअल में है 6%, तो इन दोनों में सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। ये हमने हाइपोथेसिस ले ली, हमारी नल हाइपोथेसिस, ठीक है। चलिए, अब उसके बाद हमने जो है स्टैंडर्ड एरर निकालनी है। स्टैंडर्ड एरर हमने किया पी क्यू डिवाइड बाई एन। पी कितना है? क्लेम कितने के लिए, एक्सपेक्टेशन कितने के लिए? 4% के लिए, तो पी इज 0.04।
क्यू कितना हो जाएगा 0.96 डिवाइड बाय एन कितना है, कितने एप्पल्स लिए हैं 600, अंडर रूट कर दीजिए। तो वही 0.04 मल्टीप्लाई 0.96 डिवाइडेड बाई 600 और इसका अंडर रूट 0.008। ठीक है। अच्छा, अब डिफरेंस डिवाइड बाय स्टैंडर्ड एरर। डिफरेंस किसके में 6% आ रहे हैं, जबकि 4% का क्लेम कर रहा था वो। 0.04 माइनस 0.06 माइनस 0.04 डिवाइड बाई 0.008। तो 0.02 डिवाइड बाई 0.008 2.5, और ये स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट वैल्यू को बता रहा है। ठीक है ना, नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगी क्योंकि 1.96 से ज्यादा आ रही है वैल्यू। ठीक है, तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगी। इसका मतलब इन दोनों में डिफरेंस सिग्निफिकेंट है। इसका मतलब भाई इसके गोडाउन में जो डिफेक्टिव एप्पल्स हैं वो 6% से ज्यादा मिलेंगे। ठीक है ना, ये जो जितना क्लेम कर रहा है 4% से ज्यादा मिलेंगे। ये तो टेस्ट हो गया। इसी को इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में कैसे यूज कर सकते हैं, ध्यान से देखना, इसको लिमिट फिक्स करना बोलते हैं। ठीक है, अब मैं ये कह रहा हूं कि चल भाई मैं बता दूं तेरे पास कितने एप्पल्स लगभग डिफेक्टिव होंगे। ठीक है, कॉन्फिडेंस लिमिट फिक्स करता हूं मैं इसकी। कॉन्फिडेंस लिमिट एट 5%। देखो ध्यान से देखो कैसे फिक्स करते हैं। तो जो प्रपोर्शन है वो प्रपोर्शन ले लीजिए। ठीक है, प्लस माइनस, ठीक है, और टेबल वैल्यू और मल्टीप्लाई कर दो स्टैंडर्ड एरर से। टेबल वैल्यू कितनी है, जैसे प्रपोर्शन आया कितना, प्रपोर्शन आया भाई कितना 6% आया 0.06। देख भाई इतना एप्पल्स डिफेक्टिव निकले। अच्छा, प्लस माइनस 5% पर वैल्यू बनती है 1.96, गुना कर दो स्टैंडर्ड एरर से। स्टैंडर्ड एरर कितनी है भाई, स्टैंडर्ड एरर हमने निकाली 0.008। तो किस रेंज में डिफेक्टिव मिल सकते हैं, 1.96 मल्टीप्लाई 0.008, ये आता है 0.01568। 0.06 प्लस माइनस 0.0568। ठीक है, तो एक बार इसको घटा दो और एक बार जोड़ दो। 1.96 मल्टीप्लाई 0.008, ये गलत लिख दिया मैंने, ये 0.01568। तो एक बार तो 0.06 में इसको घटा दो, माइनस 0.01568, ये आता है भाई 0.04432। एक बार घटा दिया, एक बार जोड़ दो, जोड़ेंगे तो 0.07568। तो हम कहेंगे भाई लगभग तेरे पास 4.43 से लेकर 7.56% डिफेक्टिव एप्पल्स हो सकते हैं। इस तरह से हम इसमें सैंपल्स के बेस पर पॉपुलेशन के लिए हम क्लेम कर सकते हैं, बता सकते हैं कि लगभग कितने एप्पल्स डिफेक्टिव इसमें मिल सकते हैं। सैंपल के बेस पर, सैंपल की स्टडी के बेस पर हमने बता दिया पॉपुलेशन में लगभग इस रेंज में डिफेक्टिव एप्पल्स मिल सकते हैं। ठीक है, और दूसरी बात, आप अगर यहाँ चाहे नंबर ऑफ सक्सेस वाला फॉर्मूला लगाना तो वो भी लग सकता है। उस केस में भाई हमने कहा कि 600 एप्पल्स में से डिफेक्टिव होने कितने चाहिए थे, 4% का क्लेम किया था ना, तो 24 डिफेक्टिव होने चाहिए थे, और डिफेक्टिव निकले कितने, 600 में से 36 निकले ना डिफेक्टिव, 36, 600 में से 36 एप्पल्स डिफेक्टिव निकले। ठीक है, तो अब आप 24 और 36 में डिफरेंस सिग्निफिकेंट है या नहीं ये टेस्ट करते हो तो नंबर ऑफ सक्सेस का फॉर्मूला लग जाएगा, अंडर रूट ऑफ पी एन पी क्यू। एन है 600, पी है 0.04, क्यू है 0.96, यहाँ से करके इसकी वैल्यू निकाल लो
स्टैंडर्ड एरर आ जाएगी, और उसके बाद डिफरेंस डिवाइड बाय स्टैंडर्ड एरर 36 माइनस 24 डिवाइड बाय स्टैंडर्ड एरर जब आप करेंगे तो ये वैल्यू जो भी निकलेगी आप देखना ये लगभग उसके बराबर ही आएगी। तो यहाँ आ रही थी वैल्यू 2.5 आ रही थी ना, हाँ जी ये 2.5 आ रही थी, ये देखिए तो उतनी ही आएगी। तो चाहे उसी चीज को प्रोपोर्शन के रूप में कन्वर्ट करके कर लीजिए क्वेश्चन को, चाहे उसको नंबर के रूप में कर, ठीक है। तो लगभग आपको आज एक बेसिक पैटर्न का समझ आ गया होगा कि जो हम इतने दिन से डिस्कस कर रहे हैं कि हाइपोथेसिस में ये होता है वो होता है, वो प्रैक्टिकली क्या और कैसे होता है वो आपको एटलीस्ट समझ में आ गया होगा। अब जो इसमें बचता है मेनली वो ये कि जो हमने जो सेकंड स्टेप लिखा है स्टैंडर्ड एरर, वो स्टैंडर्ड एरर हर सिचुएशन में अलग अलग ढंग से निकला करेगी, सबके फॉर्मूले हैं, मेथड्स हैं, ठीक है। हर टेस्ट की थोड़ी बहुत अलग अलग एजम्पशंस है, हर टेस्ट का यूज है कि कौन सा कहाँ यूज होगा, ठीक है। बस इन चीजों को अब हमें ध्यान देना है कि कौन सा टेस्ट कहाँ यूज होगा, क्या उसकी एजम्पशन है, क्या उसकी स्टैंडर्ड एरर है और किस तरह से उसका इंटरप्रिटेशन, ठीक है। तो इस पर हम इन कंटिन्यूएशन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। इसको आप